क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 है, उसके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल with n is equal to 4 and to n is equal to 2. What is the color corresponding to the wavelength? Rydberg constant given है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें पता है रिडबर्ग फार्मूला वेव नंबर का, इट इज़ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर घटा 1/n2 स्क्वायर। आर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 109,677 ब्रैकेट के अंदर। n1 जो है, जो लोअर लेवल है उसको n1 बोलेंगे और जो n2 है वो अपर लेवल है। 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि n1 की जो वैल्यू है वो 2 है और लोअर लेवल की, और अपर लेवल है वो n2 है, उसकी वैल्यू 4 है। तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा n2 की जगह पर सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं। वेवलेंथ होता है रेसिप्रोकल ऑफ ये जो हमने निकाला है वेव नंबर का, तो 1/2056.4 सेंटीमीटर इनवर्स से हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये आ जाएगा 486 गुणा 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मीटर में बदलें तो 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा, और 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर, तो 486 नैनोमीटर आ जाएगा। 486 नैनोमीटर यदि हम विजिबल रीजन में देखें विबग्योर के अंदर 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल रीजन होता है। द कोरस्पॉन्डिंग कलर टू दिस वेवलेंथ इज ब्लू। इस वेवलेंथ पे जो कलर होगा वो ब्लू होगा, क्योंकि विजिबल रीजन में कलर होते हैं विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन की लगभग 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये 486 के आसपास है, तो ब्लू कलर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इलेक्ट्रॉन 5वें लेवल में है, 5वें ऑर्बिट के अंदर है। कंपेयर योर आंसर विद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। आपका जो आंसर है उसको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन से भी कंपेयर करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमें पता है फार्मूला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इट इज इक्वल टू -21.8 10⁻⁻19 स्क्वायर जूल पर एटम। फॉर आयनाइजेशन फ्रॉम 5th ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5। और कहाँ से लाइन्स आ रही हैं? ऊपर से इनफाइनाइट, n2 इज इनफाइनाइट अपर लेवल। चेंज इन एनर्जी यदि हम देखें तो वो डेल्टा E से हम रिप्रेजेंट करते हैं, E2 माइनस E1 लेवल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, इट इज़ -21.8 10⁻⁻19। तो इसमें हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगी इनटू 1/n2 स्क्वायर घटा 1/n1 स्क्वायर। n2 की जगह पर हम देखेंगे इनफाइनाइट और n1 की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस साइन था यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया, तो सबके साइन बदल जाएंगे। 21.8 10⁻⁻19 n1 जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था n2 ये माइनस में हो गया। तो इंटरनल ये जो एनर्जी का जो चेंज हम निकालेंगे टू लेवल्स के बीच में, ये आएगा 21.8 10⁻⁻19
N1 फर्स्ट जो लेवल था नीचे वाला वो 5 था, 5 का स्क्वायर घटा ऊपर से जो लेवल आ रहा है N2 इनफाइनाइट से आ रहा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.72 10⁻20 जूल। फॉर आयनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट N1 = 1 N2 = इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यदि हम निकालें तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, N2 इनफाइनाइट ऊपर से कोई एनर्जी आ रही है, तो उसमें यदि हम एनर्जी का डिफरेंस देखें उन लेवल्स के बीच में तो यही फार्मूला लगेगा 21.8 10⁻19 1/1 का स्क्वायर घटा 1/इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 21.8 10⁻19 जूल। फिर कहता है कि इनका रेशो बताओ, कंपेयर करो इनके आयनाइजेशन एनर्जी को, चेंज इन एनर्जी बाद वाले लेवल की और जो हमने पहले जो एनर्जी निकाली थी उसकी डेल्टा ई, इनका रेशो निकालिए 21.8 10⁻19 जूल भाग में 8.72 10⁻20, तो काटेंगे तो 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा ई डैश = 25 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई। दस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट इज 25 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट में से एनर्जी निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो 25 गुना ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स ऑब्टेन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। हमने इसमें निकालनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स ऑब्टेन होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का n = 5 6 से लेके ग्राउंड स्टेट तक आएगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth सेल ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट, इसका एक फार्मूला है समेशन N2 घटा N1। तो यहाँ पर N2 है अपर लेवल, 6th लेवल घटा 1 ग्राउंड लेवल को हम 1 मान लेंगे, और इसमें कि डायग्राम में दिखा रखा है कि जो फर्स्ट लेवल है उसको हमने ग्राउंड लेवल मान लिया, उसकी वैल्यू 1 और 6th लेवल से आ रही हैं, तो समेशन 5 आ जाएगा इसका मान 6 - 1 समेशन 5। समेशन 5 का मतलब क्या होता है, सभी का जोड़, सम ऑफ 5 लाइन्स, 5 से आएगी लाइन, फिर 4 से आएगी, फिर 3 से आएगी, फिर 2 से आएगी, फिर 1 से आएगी, ये सब का जोड़ हो जाएगा 15। दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजिशंस, ये कैसे होगा, फॉलोइंग ट्रांजिशन होगी 6 से 1 2 3 4 5 पे 5 लाइन आएंगी, 5 में लेवल से सभी लेवल्स पे 4 लाइन आएंगी, चौथे लेवल से 3 लाइन आएंगी, तीसरे लेवल से 2 लाइन आएंगी, और दूसरे से पहले तक आने के लिए सिर्फ 1 लाइन आएगी। तो टोटल लाइन हम जोड़ेंगे 5 4 3 2 1, जो कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैं 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट in the hydrogen atom is -2.18 into 10⁻18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगी वो निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। रेडियस भी निकालनी है फिफ्थ ऑर्बिट की, तो हमें पता है एनर्जी ऑफ nth लेवल होती है -2.18 into 10⁻18 बाय n² जूल, और फिफ्थ लेवल की यदि हम निकालें तो यहाँ पर n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2.18 10⁻8 n² की जगह पर 5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये आएगा -8.72 10⁻20 जूल। फिर कहता है कि दूसरे भाग में यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जो रेडियस जो होती है nth लेवल की वो होती है 0.529 into n² एंगस्ट्रॉम। फिफ्थ लेवल की हमने रेडियस निकालनी है, तो n की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, n की जगह पर 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस आ गई
13.225 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में बदल सकते हैं 1.3225 नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 और नैनोमीटर का होता है 10⁻⁹ तो ये बड़ा है, तो ये पॉइंट उधर से चला जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि कैलकुलेट दी वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। कैलकुलेट दी वेव नंबर निकालना हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो बाल्मर सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। फॉर बाल्मर सीरीज हमें पता है N1 जो होता है वो 2 होता है, नीचे वाला लेवल लाइमन का होता है, उसके ऊपर बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट फंड। तो बाल्मर जो होता है N1 इक्वल टू सेकेंड लेवल होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हैंस वेव नंबर इक्वल टू R 1 बाय फर्स्ट लेवल घटा 1 बाय N2 लेवल सेकंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल जहाँ पर आएगी ग्राउंड लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे 2 का स्क्वायर सेकंड लेवल पर आ रही है, और ऊपर कहाँ से आ रही है हमने पता नहीं, N2 का स्क्वायर। तो वेव नंबर यदि हम निकालें तो वो होता है 1 बाय वेव लेंथ फॉर लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट मैक्सिमम म्यू बार शुड बी मिनिमम, क्योंकि इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये यदि लॉन्गेस्ट होगा तो ये मिनिमम होगा। दिस कैन बी सो व्हेन N2 इज मिनिमम दैट इज N2 इज इक्वल टू 3 व्हेन वेव नंबर म्यू बार इट इज इक्वल टू 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1/2 का स्क्वायर घटा 1/3 का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के हिसाब से हमने निकालना है, तो ये आ जाएगा फार्मूला। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1.523 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। तो हमने निकाला कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ हमने निकाल ली। यदि लॉन्गेस्ट वेव लेंथ का मतलब होता है एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा, मतलब कम से कम एनर्जी का डिफरेंस लेना है। तो हमने ऊपर वाला जो एनर्जी का डिफरेंस था N1 तो 2 था, तो ऊपर वाला जो लेवल था N2 3 से हमने दिखा दिया। तो ये कम से कम एनर्जी का डिफरेंस है, और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर आएगी, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -2.18 10⁻⁻11 अर्ज। तो कहता है कि एनर्जी क्या होगी जूल में, किसी भी इलेक्ट्रॉन यदि शिफ्ट करता है हाइड्रोजन एटम का, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ में जाता है और फिर वापस आता है ग्राउंड स्टेट में। एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज -2.18 10⁻⁻11 अर्ज। दिस मीन्स एनर्जी ऑफ nth लेवल इट इज इक्वल टू -2.18 10⁻⁻11 बाय n स्क्वायर अर्ज। एनर्जी डिफरेंस हमने निकालना है ग्राउंड स्टेट से और फिफ्थ लेवल तक, पहले लेवल से और फिफ्थ लेवल के बीच का डिफरेंस। तो ये निकाल लेंगे, N2 की जगह पर 1/N1 स्क्वायर घटा 1/N2 स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला जो लेवल है उसकी जगह पर 1 पुट करेंगे, जो दूसरा लेवल उसकी जगह पर 5 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.18 10⁻⁻11। इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 24/25, सबको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.09 10⁻⁻11 अर्ज। तो ये चेंज इन एनर्जी आ गया 2.09 10⁻18 जूल आ गया। 11 से हमने 18 कर दिया, क्योंकि एक अर्ज में होता है 10⁻⁷ जूल, तो 11 और 7 हो गए 18। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस रिटर्न होकर आता है, दैट इज व्हेन N1 दैट इज फिफ्थ लेवल से फर्स्ट लेवल के ऊपर आता है, तो एनर्जी एमिट होगी, और वो एनर्जी कितनी एमिट होगी, एनर्जी गैप के बराबर 2.09 10⁻⁻11।
अर्ज, जो हमने एनर्जी डिफरेंस अभी निकाला था वही होगी। हमें पता है एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और म्यू की जगह पर हम पुट कर सकते हैं C अपॉन लेमडा। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो एनर्जी इधर आ जाएगी नीचे एच सी। एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी, और एनर्जी हमने पता ही है। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अर्ज में दे दी, 10⁻7 से गुणा कर दिया, और एनर्जी हमें गिवन थी अर्ज में, क्योंकि एक अर्ज होता है 10⁻7 जूल। वेवलेंथ यदि हम निकालेंगे इस फार्मूले से तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 951 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर, या 951 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई वेवलेंथ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इक्वल टू -2.18 10⁻18 बाय n² जूल। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the electron completely from n is equal to 2 orbit. What is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition? हमने वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम देखेंगे ये जो एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा, चेंज इन एनर्जी, इट इज इक्वल टू E इनफाइनाइट टू E2 सेकेंड ऑर्बिट के तक। हम कह रहे हैं एन की वैल्यू कितनी है 2। तो ये सारी वैल्यू यदि हमने यहाँ पर पुट करी, इनफाइनाइट के ऊपर जो एनर्जी है वो हमें पता नहीं है, वो 0 मान लेंगे, घटा E2 की जगह पर हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, n² की जगह पर 2 पुट करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले में। तो ये आ जाएगी 5.45 10⁻19 जूल पर एटम। ये डिफरेंस इन एनर्जी जो होता है एक प्रकार से एच न्यू के बराबर होता है, और एच न्यू होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी, और डेल्टा ई इधर आ जाएगा, एच इंटू सी, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और चेंज इन एनर्जी अभी हमने निकाला, जो कि एक प्रकार से एनर्जी है 3.6 10⁻⁻7 मीटर आएगी। और ये जो वेवलेंथ निकल के आई है ये आ गई 3.6 10⁻5 सेंटीमीटर। मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.05 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ निकालनी है जिसकी वेलोसिटी गिवन है। बाय डी ब्रोगली इक्वेशन हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो डी ब्रोगली इक्वेशन लेमडा होता है H/mv, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v यहाँ पर गिवन है। तो वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 3.55 10⁻11 मीटर। और हमें पता है 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस फार्मूले में जो यूनिट हैं वो कट जाएंगी और वो वेवलेंथ आ जाएगी मीटर में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, दी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 10⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हमने वेवलेंथ निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम वेलोसिटी निकालें तो बाकी जो टर्म्स हैं 1/2 और m उधर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 ऊपर चला जाएगा, हम नीचे आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, वो इस फार्मूले में पुट की, इंटू 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 812 मीटर पर सेकंड। बाय डी ब्रोगली इक्वेशन लेमडा जो होती है वेवलेंथ H/mv होता है। वेलोसिटी हमने निकाल ली, बाकी कांस्टेंट हैं चीज़ें, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है ये पुट कर दिया, वेलोसिटी हमने निकाल ली। तो ये जो वेवलेंथ निकल के आई डी ब्रोगली की आई 8.9 10⁻7 मीटर। या एंगस्ट्रॉम में बदल दो, 8967 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ये 896 नैनोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट इज दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है समान होती है। कौन कौन सी स्पीसीज दे रखी हैं? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, सल्फर 2 माइनस, आर्गन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। सोडियम में 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने से 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। पोटेशियम के 19 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम के 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तब +2 चार्ज आया, इसका इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। कैल्शियम में से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 20 होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, 20 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें तो 18 रह गए। कैल्शियम 2 पॉजिटिव के, सल्फर 2 माइनस, सल्फर के होते हैं 16, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन के भी 18 हो गए। हैंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर Na प्लस एंड Mg2 प्लस। एक तो जो सोडियम है वो उसके Na प्लस के 10 होते हैं और मैग्नीशियम 2 प्लस के भी 10 होते हैं, और बाकी जो बच गए पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, सल्फर 2 माइनस और आर्गन, इन सब के होते हैं 18। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, और इधर इनमें थे सेम नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन एज पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, F नेगेटिव। व्हाट इज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1, 2p3 एंड C पॉइंट है 3d6। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 1s0 होगी। सोडियम जो होता है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है, लेकिन सोडियम +1 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें बाहर वाली सेल से, तो ये रह जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। ऑक्सीजन जो होता है वो एटॉमिक नंबर 8 होता है 1s2, 2s2, 2p4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो इसमें, 1s2, 2s2, 2p6, p के अंदर 4 थे 6 होगी। फ्लोरीन जो है 9 एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2p5। फ्लोरीन माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, p में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। फिर दूसरा केस क्या कहता है कि व्हाट आर दी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय। आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर हमने बताना है। 3s1 है, इसका मतलब क्या हुआ 3s1 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 यहाँ तक लिखनी है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, तो Z इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो ये 3s1 जिसमें आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा एटम हो गया, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर कहता है आखिर में 2p3 आता है, तो लिखो 1s2, 2s2, 2p3 तक हो गया एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन 7, 2 और 2 4 और 3 7, तो Z होगा 7 होता है नाइट्रोजन। फिर अगला कहता है कि 3d6 तक पहुँचो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि 3d6 में है तो Z का मान हो गया इसमें 26। कैसे हुआ, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 6 26, तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया इसका 26। तो हमने कैलकुलेट करने थे नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते थे 3s1 में, 2p3 में और 3d6 में। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। लोवेस्ट वैल्यू n बतानी है जिसमें g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता हो। g सेल मतलब l = 4, l = 0 to n - 1 to have l = 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ n = 5। हमें पता है यदि हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में देखेंगे sp d f g, तो g के लिए l की वैल्यू होगी 0, क्योंकि l होता है 0 to n - 1 तो 0 to l - 1 है, तो l की वैल्यू है n से कम तक होती है, मतलब l की वैल्यू यदि 4 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n = 5 आएगी, क्योंकि n - 1 5 - 1 होता है 4।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल में है। गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल एंड एम एल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। हमने इसकी ये जो क्वांटम नंबर है ये निकालने हैं, एन क्या होगा, एल क्या होगा और एम की वैल्यू क्या होगी। 3D ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है और डी का मतलब एल की वैल्यू 2 है और एल इज इक्वल टू 2। तो एम एल कितना आ जाएगा, एम एल आ जाएगा माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल मतलब -2 -1 0 क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, और क्या हो जाएगा +1 +2 -L2 + L। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। हमने बताना है कोई भी एलिमेंट है जिसमें कि 29 इलेक्ट्रॉन हैं और 35 उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, तो बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 29 गिवन है। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 29 होगा इसका मतलब। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट Z इज इक्वल टू 29, जो कि कॉपर होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये इसकी आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई कॉपर की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 तक आर्गन होता है, फिर 3d10 4s1, दैट इज़ कॉपर 29। मास नंबर जो होता है इसका किसी भी एलिमेंट का निकालें तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 29 हैं, न्यूट्रॉन 35 हैं, तो मास नंबर आ जाएगा इसका 64। तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 27, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज S2+ H2 एंड O2+। H2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम हैं HH, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। H2+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया 2 - 1। O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन एक के पास 8 होते हैं, दूसरे के पास भी 8, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2+ का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 16 में से गया 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। इलेक्ट्रॉन ही हमने निकालने थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, वट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड ML, लिस्ट द क्वांटम नंबर ML एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, 1p पॉसिबल है या नहीं, 2p 2s एंड 3f। तो ये हम 1 by 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हेन n इज इक्वल टू 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 1 2। तो n की वैल्यू यदि 3 है तो L होता है 0 to n - 1, तो n - 1 मतलब 3 - 1 2 तक जाएगी 0 1 2। L इज इक्वल टू 0 तो ML हो जाएगी 0, L इज इक्वल टू 1 है तो ML हो जाएगी -L2 + L, -1 0 +1, और 0 के लिए तो +-1 +L से +-L 0 ही रहेगा, 0 का तो 1 का हो जाएगा -1 से +1, 2 का हो जाएगा -2 से +2। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद में है लिस्ट द क्वांटम नंबर ML एंड L फॉर द 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल है तो उसमें n की वैल्यू तो 3 है, देखने से पता चल रहा है, और D के लिए L की वैल्यू होती है 2, क्योंकि S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2। फॉर L इज इक्वल टू 2 तो ML की वैल्यू हो जाएंगी -L से +L इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह 1p इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, ओनली फॉर P L इज इक्वल टू 1। तो यदि n की वैल्यू 1 है तो L 0 होगा, 0 है तो 1 के साथ में S आएगा, क्योंकि L 1 पॉसिबल नहीं है, 1p इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि P में L की वैल्यू 0 नहीं होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है।
फॉर पी एल इज इक्वल टू 1। 2s को यदि हम देखें इट इज़ पॉसिबल बिकॉज n इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0 और 1। यदि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 से n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, 0 फॉर दी s ऑर्बिटल और 1 फॉर दी p ऑर्बिटल। तो फॉर s l इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है, s दिया हुआ मतलब l की वैल्यू 0 है तभी s पॉसिबल है। टू p इज पॉसिबल बिकॉज n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू हो जाएंगी 0 और 1, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो p l इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पॉसिबल है। 3f इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 1 2 ही पॉसिबल है, और 0 1 2 जो होता है वहाँ पर 4f ऑर्बिटल l की वैल्यू 3 होती है, लेकिन यहाँ पर l की वैल्यू 3 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू यदि 3 है तो l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 आएंगी, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 तक ही चलेंगी, लेकिन n इज इक्वल टू 3 जो है f दे रखा है, f इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 के लिए s होगा, 1 के लिए p होगा और 2 के लिए d होगा। l की वैल्यू यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।